नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्ण राधे राधे। क्या हाल चाल? बढ़िया, स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त। आ जाइए मेरे प्यारे साथियों, हम बात करने वाले हैं आज मध्यकालीन भारत के चैप्टर 2 की। वैसे तो चैप्टर 2 नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कह दो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरे मध्यकाल को जो है मूल रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला मध्यकाल 1206 से 1526 ईस्वी तक का काल, जिसे हम एक तरह से सल्तनत काल कहते हैं, और दूसरा जो काल है वह मूल रूप से 1526 से लेकर के 1717 ईस्वी तक का काल, जिसे हम मूल रूप से मुख्यतया क्या कहते हैं, याद रखिएगा, मुगल काल कहते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो आज हम एक महत्वपूर्ण परिचर्चा को आरंभ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और इस परिचर्चा का नाम आता है मेरे प्यारे बच्चों, मुगल काल। ठीक है, चले, बहुत बढ़िया। देखिए, मुगल काल जो है यह 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक रहा। हालांकि मुगल शासक जो है वह भारत में मूल रूप से 1857 ईस्वी तक शासन करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, कहा जाता है कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, उस औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगल साम्राज्य का पतन एक तरह से अवश्यंभावी हो गया था। और फिर जब हम आधुनिक भारत पढ़ते हैं तो आधुनिक भारत में प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद तो पूरी तरह से यह तय हो गया था कि अब भारत में कौन शासन करेगा, अर्थात मुगल जो है वह पूरी तरह से क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे। ठीक है, सबसे पहले हम जब मुगलों के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि इनका अर्थ क्या होता है ना। एक बार यूपीएससी 2015 में एक सिंपल सा सवाल पूछ लिया, मुगल शब्द का अर्थ क्या होता है। प्रतिभा, स्वागत आपका। तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ, मुगलों का जो अर्थ है वह क्या होता है। ठीक है, मुगलों का जो अर्थ है वह क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थ, वह के लिए मुगलों का अर्थ जो है वह क्या होता है, समझ में आ गई क्या? चलिए, तो इनके अर्थ को समझेंगे। फिर भारत में ऐसे क्या कारण रहे कि भारत में इनका साम्राज्य जो है वह स्थापित हो गया। भारत में शासन स्थापना के कारण भारत में शासन स्थापना के कारण स्वाभाविक बात है, कुछ तो ऐसा रहा होगा भारत में। हाँ भाई, एक तरह से सल्तनत काल हमारा बढ़िया बढ़िया चल रहा था। पंकज भाई स्वागत, लक्ष्मी अभिनंदन, गुड मॉर्निंग आपका। कुछ ना कुछ तो ऐसी समस्या रही। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, जब हम यहाँ पर शासकों के बारे में पढ़ेंगे तो हम कुछ राजा पढ़ते हैं मुगल काल की। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं साहब बाबर। बाबर के बाद गद्दी पर बैठा हुमायूं। ठीक है, हुमायूं के बाद गद्दी पर बैठा अकबर। ठीक है, अकबर के बाद में गद्दी पर बैठा जहांगीर। जहांगीर के बाद गद्दी पर बैठता है मुगल बादशाह शाहजहां। और शाहजहां के बाद में गद्दी पर बैठता है औरंगजेब। ठीक है, चलिए, बहुत खूबसूरत। जब हम इन राजाओं के बारे में चर्चा कर रहे होंगे तब हम इनकी राजनीति के बारे में साथ में ही पढ़ते हुए चलेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। हम इनके स्थापत्य को लेकर के साथ में ही परिचर्चा करेंगे। हम इनके साहित्य को लेकर के साथ में ही परिचर्चा करेंगे। हम इनके स्थापत्य साहित्य के बाद इनकी चित्रकला को लेकर के बात करेंगे। ठीक है, इनके संगीत कला को लेकर के परिचर्चा करेंगे। भाई, इनका संगीत कला में जो है वह क्या योगदान रहा, और इन्हीं के संदर्भ में जो है वह कुछ अन्य तथ्य जो है वह भी हम देख सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए अकबर गद्दी पर बैठा तो अकबर के समय जो परिवर्तन हुआ, चाहे वह परिवर्तन मूल रूप से राजपूत नीति के परिप्रेक्ष्य में हो, राजस्व नीति के परिप्रेक्ष्य में हो, प्रशासनिक नीतियों के परिप्रेक्ष्य में उसने मनसबदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया हो, इन सब बातों को हम बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर देखेंगे। तो ये मैंने इस तरह से डिवाइड कर रखा है कि जब बाबर पढ़ेंगे तो ये सब चीजें पढ़ेंगे, हुमायूं पढ़ेंगे तो हुमायूं के संदर्भ में पढ़ेंगे। इसलिए क्यों पढ़ते हैं इनको, ताकि इनका काटा कूटा नहीं हो जाता। समझ में आगे? देसी भाषा में कहूं तो काटा कूटा, और समझदारी की भाषा में बात करूं तो ये मिक्स नहीं हो जाते।
समझ में आ गई क्या बात? जैसे मान लीजिए अकबर पढ़ेंगे तो अकबर का स्थापत्य साथ में पढ़ लेंगे, जहांगीर पढ़ेंगे साथ में पढ़ लेंगे। शाहजहां के शासनकाल के बारे में लिखा गया है कि शाहजहां का शासनकाल मुगल काल का स्वर्ण काल था, लेकिन डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव कहते हैं कि साहब यह मुगल काल का स्वर्ण काल नहीं था, यह तो केवल और केवल स्थापत्य कला का ही स्वर्ण काल था। तो साथ में ही परिचर्चा करेंगे। इससे क्या होता है, याद रखिएगा, चीजें जो है वह मिक्स नहीं होती है। फिर बात करेंगे मुगल साम्राज्य के विस्तार की, कि आखिरकार यह मुगल साम्राज्य जो है वह कहां कहां फैला हुआ था। भाई पता तो चले ना चीजें, कहां तक था, कितना था, ये बात थोड़ा सा याद रखना। एक टॉपिक हम यहाँ पर देखते हैं, हालांकि कोई अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, मुगल नीतियां, ठीक है ना। किस प्रकार से मुगल राजाओं ने विभिन्न रियासतों के प्रति, विभिन्न भूभागों के प्रति अपनी नीति को क्रियान्वित किया था, चाहे वह हमारा पश्चिमी भारत हो, चाहे वह दक्कन हो, चाहे वह राजपूत हो, पश्चिमोत्तर हो, मध्य एशिया हो, कुछ भी हो सकता है। तो इनकी दक्कन की नीति को हम पढ़ लेंगे, हम इनकी राजपूत नीति को पढ़ लेंगे। अरे बताओ क्या ये बात क्लियर हो गई? हम इनकी पश्चिमोत्तर पश्चिमोत्तर नॉर्थन वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट जो पॉलिसी थी, इसके बारे में बात करेंगे। इनकी जो मध्य एशिया के प्रति नीति थी, मिडिल ईस्ट के प्रति, इसके बारे में परिचर्चा करेंगे, ठीक है। मध्य एशिया के बाद में मैं यहीं पर परिचर्चा करना चाहूंगा इनकी धार्मिक नीति के बारे में, कि आखिर जो है वह यह धर्म के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से अपने विचार रखते थे। मुझे ईमानदारी से बताइए, ये सब चीजें जो है आपके सिंप्लीफाइड हुई या नहीं हुई? बताओ, सिंप्लीफाइड हुई या नहीं हुई? चले अब अगर थोड़ी सी और परिचर्चा करते हैं कि सर हम मुगलों में और क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मुगलों में हमें प्रशासनिक व्यवस्था पढ़नी है? अरे बताओ, जब प्रशासनिक व्यवस्था की परिचर्चा कर लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यहीं पर हमें एक शब्द पढ़ना चाहिए जिसे हम कहते हैं मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था। यहीं पर एक शब्द आता है जिसे कहा जाता है जागीरदारी व्यवस्था। अरे क्या ये बात क्लियर हो गई? कौन सी व्यवस्था की बात कर रहे हैं? याद रखिएगा, डेट इज कॉल्ड जागीरदारी सिस्टम। इसके बारे में भी परिचर्चा हमें करनी चाहिए कि जागीरदारी व्यवस्था जो है वह क्या थी, ठीक है। चलिए इसके बाद थोड़ी सी बात कर लेंगे सैनिक व्यवस्थाओं की, सैनिक व्यवस्था। चलिए बात करेंगे भू राजस्व व्यवस्था की, भू राजस्व व्यवस्था की, ठीक है। भाई इनकी भू राजस्व व्यवस्था जो है वह किस तरह की हुआ करती थी, क्या ये बात क्लियर हो गई? हम इसी में परिचर्चा करेंगे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन की। लिखिएगा, सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक जीवन। क्लियर हो गई? सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन। इसी में कला और स्थापत्य की तो मैंने यहाँ पर आप बात कर ही ली, ठीक है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा हम पढ़ेंगे और फिर सबसे लास्ट में लेते हैं मुगल साम्राज्य का पतन, ठीक है। चलिए यह पढ़ेंगे हम, किस तरह से मुगल साम्राज्य जो है ये भारत में लगभग लगभग मोटा मोटी बात करते हैं 180 सालों तक शासन करते हैं, 1526 से 1707, ठीक है। 180 वर्षों तक शासन करने के बाद में आखिर ऐसा क्या होता है कि यह मुगल काल जो है हमारे यहाँ से खत्म हो जाता है, ठीक है। देखिए एक बात याद रखिएगा, ठीक है, एक बात याद रखिएगा, कोई भी जो शिखर पर पहुंचा है वह शिखर पर बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता, उसका पतन होना निश्चित है। कोई व्यक्ति है जो माउंट एवरेस्ट पर गया है, तो क्या वह माउंट एवरेस्ट पर हमेशा के लिए रह सकता है क्या? कि नहीं साहब हम तो यहीं पर डेरा जमा लेते हैं और यहीं पर जीवन यापन करेंगे? संभव ही नहीं है, नहीं है ना।
स्वाभाविक बात है। तो उसको क्या है, एक ना एक दिन तो नीचे आना ही पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मुगल का अर्थ क्या होता है। अर्थ, बहुत अच्छे से इन बातों को समझिएगा। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, केवल और केवल कोर्स पूरा करवाना हमारा उद्देश्य नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोर्स तो लोग दिन की 10 क्लास लगा देते हैं, अभी पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, 2 दिन 8 दिन में कोर्स कंप्लीट है आपका। आप देखिए कहीं पर भी जो है वह शिक्षण कार्य में या आपके कंटेंट में कोई कमी नजर नहीं आ रही हो। ठीक है ना, राजस्थान में एकमात्र बैच है जो लाइव चल रहा है। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, चीजों के साथ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मैं चाहता तो सीधा लिखवा देता, लिखो बाबर, जैसा कि सबके साथ लिखवाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा लेवल जो है वो बिल्कुल अलग है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि साहब मुगल शब्द का अर्थ जो है वह क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखूं तो मुझे लगता है कि ठीक रहेगा। मुगल शब्द का अर्थ क्या होता है। कभी कभी इस तरह से आंसर फॉर्मेटिंग भी कर लेना चाहिए, दिल को तसल्ली मिलती है ना। दिल को क्या मिलती है साहब, थोड़ी बहुत तसल्ली, पाव आधा किलो मिल जाती है, इससे ठीक रहता है। ठीक है, मुगल शब्द का अर्थ जो है वह क्या होता है। हम मुगल मुगल करते हैं कि साहब भारत में मुगल आए, भारत के नेता लोग भी मुगल मुगल करते हैं, लेकिन क्या उन्हें पता है कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है ना, मुगल देखो बिल्कुल सिंपल सी भाषा में समझिएगा। अगर मैं इसका आंसर देना चाहूं यहाँ पर, तो देखिए एक शब्द आता है जिसे हम कहते हैं मुगल। अगर आप इसे अंग्रेजी में लिखते हैं तो यह हो जाता है MUZAL। ठीक है, MUZAL। यह मूल रूप से लैटिन भाषा का एक शब्द होता है मोंग, उससे बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? मोंग से। मोंग का तात्पर्य होता है बहादुर, यानी कि ब्रेव। ठीक है, मुगल यह लैटिन भाषा की मोंग शब्द से बना है। इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है ब्रेव, यानी कि बहादुर। इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है ब्रेव, यानी कि बहादुर। ठीक है, तो मुगल शब्द का अर्थ क्या हो गया, याद रखिएगा, ब्रेव या बहादुर। और यह मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी इसका लैटिन भाषा का शब्द है। लिख लो। चलिए, अब अगला जो बिंदु हम पढ़ रहे हैं वो होता है स्थापना के कारण। मुगल साम्राज्य की स्थापना के कारण। यहीं पर प्रश्न भी बन जाएगा अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो, कि बताओ भारत ने मुगल साम्राज्य की स्थापना के क्या कारण थे। बनेगा नहीं बनेगा बताओ? तो आप यही कहोगे सर बिल्कुल बनेगा जी, क्यों नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर, स्वाभाविक रूप से बनेगा। देखिए, अगर मैं एक सीधी सी भाषा में बात करता हूं तो मुझे बताइए, हमारे सल्तनत जो है, इस दिल्ली सल्तनत में कुल मिलाकर के 5 राजवंश थे या नहीं थे? 5 में से अंतिम जो राजवंश थे, अंतिम 2 राजवंश जो है ये क्या थे मेरे दोस्त? याद रखिएगा जी, कमजोर थे। ठीक है, अंतिम 2 राजवंश कमजोर थे। हालांकि पूरी तरह से जब हम सल्तनत का इतिहास पढ़ते हैं
तो आपको एक बात पता होगी कि सल्तनत काल के इतिहास में केवल कुछ चुनिंदा शासक ही हुए हैं जिनका इतिहास वास्तव में पढ़ने लायक है। इल्तुतमिश, बलबन, फिर उसके बाद आप अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास पढ़ लीजिए, फिर आप मोहम्मद बिन तुगलक का, फिरोज तुगलक का इतिहास पढ़ लीजिए, फिर सिकंदर लोधी का इतिहास पढ़ लीजिए। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? क्या केवल और केवल इतना सा इतिहास जो है वो हमारे काम का बनता है? 5-6 राजा है, बाकी तो नाम मात्र के राजा हुए। जितने भी 60-70 राजा हुए हैं, कोई महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व और महत्वपूर्ण कार्य उन लोगों के द्वारा नहीं किया गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? वो तो ठीक है, भरी गाड़ी में छाछड़ा फुकाए बोझ, वो कहावत चरितार्थ करते हैं। तो सल्तनत काल में कुल 5 राजवंश हुए, अंतिम 2 राजवंश बेहद कमजोर थे। ठीक है, तो पहले तो ये। दूसरा क्या होने लगा, सर हमारे यहाँ छोटे छोटे राजवंश बहुत ज्यादा आ गए, जिन्हें हम कहते हैं कि साहब छोटे छोटे जो प्रांतीय राजवंश होते हैं ना। क्या ये बात क्लियर हो गई? जो ये प्रांतीय राजवंश होते हैं यह आ गए। इस वजह से प्रशासन जो है हमारा, या जो साम्राज्य है, ठीक है, जो साम्राज्य है इसका क्या होने लगा, याद रखिएगा, साम्राज्य का खंडन होने लगा, या साम्राज्य क्या होने लगा, विखंडित होने लगा, टूटने लगा। ठीक है, आप एक कल्पना करें, एक घर में 2 भाई रहते हैं, ठीक है, बहुत सुकून से रह रहे होते हैं, अचानक से दोनों में दरार पड़ जाती है और एक घर के 2 टुकड़े हो जाते हैं, बीच में दीवार खिंचती है, हमने कई बार देखा है। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या हाँ या ना का जवाब दीजिए। तो बताइए, पहले वो घर क्या था, एक था, लेकिन अब 2 भागों में बट गए। फिर बड़े भाई के 2 बेटे हुए, बड़े भाई के 2 बेटों में दरार पड़ी, तो फिर जो एक घर का एक पार्ट था जो बड़े भाई के पास था, उसके फिर 2 टुकड़े हो गए। फिर यह प्रक्रिया आगे चलती रही, तो पहले एक विशाल भूभाग था, फिर धीरे धीरे वह पार्टीशन में बढ़ता चला गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? कि हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। इस वजह से भारत में एक केंद्रीय सत्ता की आवश्यकता महसूस होने लगी। भारत में किसकी आवश्यकता महसूस होने लगी? एक केंद्रीय सत्ता की आवश्यकता महसूस होने लगी कि हाँ, इस समय जो है हमारे भारत में एक ऐसे साम्राज्य की आवश्यकता है जो भारत को केंद्रीय संगठन में बांट सके, केंद्रीय संगठन में स्थापित कर सके। उसी को हम क्या कहते हैं, एक तरह से मुगल साम्राज्य के रूप में देखते हैं। समझ में आ गई क्या बात? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। तो भारत में पूरी तरह से राजनीतिक अस्थिरता विद्यमान थी, और राजनीतिक अस्थिरता इतनी ज्यादा विद्यमान थी, जो केंद्रीय शक्ति थी जो दिल्ली में विराजमान थी, वह दिल्ली की शक्ति कहीं पर भी पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध नहीं पा रही थी। और जब पूरे भारत को वह एकता के सूत्र में बांध नहीं पा रही थी, तो एक समस्या यहाँ पर हमें देखने को मिली कि भारत में शासन संचालन करेगा कौन। आपस में फूट थी, ठीक है, एक दूसरे के साथ हमारे अंदर एक तरह से द्वेष की भावना थी। बाबर को इनका फायदा मिला, और बाबर ने देखा कि भाई साहब मजो आई क्यों आई जाओ, तो फिर उसने भारत में मुगलिया सल्तनत की क्या कर दी, स्थापना कर दी। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। चलिए, हमारे साथी बच्चन भाई जुड़े हैं, राधे राधे मेरे दोस्त, स्वागत है आपका। चलिए, तो पहले जो अगर मैं देखूं, है ना, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना के निम्नलिखित कारण थे। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के निम्न कारण थे। नंबर 1, पहला, बहुत अच्छे से चीजों को समझना। मैं मान के चलता हूं कि हाँ, आप लोगों की ये बातें जो है, विषय वस्तु जो है वह क्लियर हो रही होगी और अच्छे से समझ में आ रही होगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में जो मुगल सत्ता हुई है हमारी, इस मुगल सत्ता की स्थापना के क्या क्या ऐसे कारण थे। हालांकि एक आउटलाइन जो है वो आपके मन में बन चुकी है कि हाँ सर, ऐसे कुछ कारण जो है ये विद्यमान रहे होंगे। नंबर 1, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि भारत में एक मजबूत केंद्रीय शक्ति का अभाव था? बिल्कुल। देखिए, तुगलक साम्राज्य के पतन के बाद में सैयद और लोधी राजवंश है भाई साहब, उनमें तो कोई शक्ति थी नहीं। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या अंतिम जो 2 राजवंश थे, जिनमें हम कहते हैं कि साहब एक का नाम तो सैयद था और एक का नाम लोधी था, इनके पास तो कोई पावर थी नहीं। देयर वाज नो पावर इन
सैयद इन लोधी डायनेस्टी, कोई शक्ति नहीं थी। तो भारत की राजनीतिक स्थिति जो है वह कमजोर हो चुकी थी। तो लिखिए, तुगलक साम्राज्य के बाद, तुगलक राजवंश के पतन के बाद, राजवंश के पतन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति, भारत की राजनीतिक स्थिति व केंद्रीय सत्ता, ऐसे लिखिए, राजनीतिक स्थिति व केंद्रीय सत्ता दोनों ही कमजोर हो चुकी थी, परिणामतः एक मजबूत केंद्रीय शक्ति का अभाव था। परिणामतः बाबर के भारत आगमन के समय भारत आगमन के समय यहाँ एक मजबूत केंद्रीय शक्ति का अभाव था। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना, कि भाई हाँ ये ऐसा कुछ है। डायरेक्ट सीधा मत पढ़ो, एक बात याद रखना, तथ्य से तो बाजार अटा पड़ा है, हमें उन तथ्यों से आगे बढ़कर के कंसेप्ट को पढ़ना है। और इतिहास में जिस दिन कंसेप्ट पढ़ना सीख गए ना, ये बात याद रखना, पर दोस्त इतिहास बेहद ही आसान आप लोगों को लगना लगेगा। तो तुगलक साम्राज्य का पतन होता है, भारत की राजनीतिक स्थिति और केंद्रीय सत्ता दोनों ही कमजोर हो चुकी थी। कोई ऐसा नहीं था जो भारत की राजनीतिक डोर को संभाल सके, और इसका फायदा सीधा बाबर को मिला। कोई लड़ने वाला नहीं था, इब्राहिम लोदी था बेचारा, वो कब तक लड़ता, अकेला आदमी, है ना। वो कहावत चरितार्थ होती है कि अकेला चना जो है वह कब तक भाड़ फोड़ेगा। कुछ इसी तरह की बातें हमें यहाँ पर निकल करके सामने आती है। कहते हैं कि सल्तनत काल में छोटे छोटे अनेक प्रांतीय राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। हमने पढ़ा विजयनगर, बहमनी, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार, कश्मीर, कामरूप, पढ़ा नहीं पढ़ा, मालवा पढ़ा, बंगाल पढ़ा, ये वो फलाना ढीमका, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ बाबर को मिला। यानी कि केंद्रीय शक्ति तो कमजोर थी ही सही, भारत की आंतरिक राजनीतिक स्थिति, इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन भी कमजोर हो चुकी थी, दुर्बल हो चुकी थी। ठीक है, तो लिखिए, सल्तनत काल में, ऐसा लिखिए, सल्तनत काल में सल्तनत से अलग होकर नत से अलग होकर कहीं छोटे छोटे प्रांतीय राज्यों, लिख लो, सल्तनत काल में सल्तनत से अलग होकर कहीं छोटे छोटे प्रांतीय राज्यों की स्थापना हुई, की स्थापना हुई। परिणामतः अब इसका नतीजा क्या हुआ, भारत में केंद्रीय सत्ता के साथ साथ
परिणामतः भारत में केंद्रीय स्थिति के साथ साथ केंद्रीय स्थिति के साथ साथ आंतरिक इंटरनल आंतरिक राजनीतिक स्थिति भी आंतरिक राजनीतिक स्थिति भी कमजोर हो चुकी थी। क्यों हो चुकी थी मैं आपको बताता हूं। ये राजा एक दूसरे के साथ लड़ते थे सर, है ना। हाँ, ये इसने मेरे साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और ये कर लिया और फलाना कर लिया। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो इस वजह से भारत की केंद्रीय स्थिति के साथ साथ राजनीतिक आंतरिक जो राजनीतिक स्थिति थी वह भी कमजोर हो चुकी थी। इसका प्रत्यक्ष लाभ बाबर को मिला। इसका प्रत्यक्ष लाभ बाबर को मिला। ठीक है, इसका प्रत्यक्ष लाभ किसको मिला? बाबर को मिला। ठीक है, इसका प्रत्यक्ष लाभ किसको मिला? बाबर को मिला। देखो एक बात याद रखना, जब हम लड़ेंगे तो यकीन मानिएगा हमारा नुकसान होगा, लेकिन जब हम साथ रहेंगे तो यकीन मानिएगा विकास होगा। बहुत बड़ी बात मैंने बोली है। क्या कहा है कि जब हम लड़ेंगे तो यकीन मानिएगा हमारा नुकसान होगा, लेकिन जब हम साथ में रहेंगे तो यकीन मानिएगा हमारा विकास होगा और हमें कोई तोड़ नहीं पाएगा। तभी तो कहते हैं ना कि संगठन में शक्ति होती है। एक जब हमने लोधी साम्राज्य पढ़ा था तो हमने देखा था कि इब्राहिम लोधी ने अपनी सहायता के लिए पंजाब के गवर्नर दौलत खान को बुलाया था, लेकिन दौलत खान इब्राहिम लोधी को कमजोर मानता था, वह स्वयं नहीं आया, उसने अपने पुत्र दिलावर खान को भेज दिया था। ठीक है ना, तो यह भी एक कारण है। दूसरा माना जाता है कि इब्राहिम लोधी का एक चाचा जी था आलम खान लोधी, उसने दिल्ली प्राप्त करने हेतु बाबर को भारत बुलाया था। तो लोधी साम्राज्य में भी आपस में फूट थी जिसका लाभ बाबर ने उठाया। नंबर 3, लोधी साम्राज्य में आपसी फूट विद्यमान थी जिसका भी लाभ बाबर ने उठाया, जिसका भी लाभ बाबर ने उठाया। लोधी साम्राज्य में आपसी फूट। देखो आलम खान, इसकी दिलावर खान लोधी वाली तो बात आप लिख चुके थे। जैसे इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान लोधी, जैसे इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी ने दिल्ली प्राप्ति हेतु बाबर को भारत बुलाया। दिल्ली प्राप्ति हेतु बाबर को, दिल्ली प्राप्ति में सहायता हेतु, ऐसा लिखे दिल्ली प्राप्ति में, दिल्ली प्राप्ति में सहायता हेतु बाबर को भारत बुलाया। ठीक है, एक बड़ी लोकप्रिय घटना होती है यह। ठीक है, तो ये चीजें महत्वपूर्ण बनती है। फिर सब कुछ ऐसी भी चीजें थी कि भारत के पास अकूत धन संपदा थी, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था।
क्या बात करो, भारत विश्व गुरु था, भारत के पास वो था जो दुनिया में कहीं नहीं था। तो इस वजह से भी बाबर भारत आक्रमण करने हेतु लालायित हुआ। कहा जाता था कि बाबर की जो दादी थी, है ना, वो दादी बाबर को भारत की कहानियां सुनाया करती थी कि भारत के भाई इतना पैसा, ये है, वो है, फलाना है, टीम का है। तो उसका एक मन जागृत हुआ कि चलो यहाँ पर आक्रमण करते हैं। तो लिखिएगा, भारत की अकूत धन संपदा, अकूत धन संपदा, ठीक है। इसने भी बाबर को भारत आक्रमण करने हेतु आकर्षित किया कि चलो कुछ नहीं करते हैं तो आक्रमण ही कर लेते हैं। फिर समय के साथ मध्य एशिया में सैन्य नीति और युद्ध तकनीक में परिवर्तन आ रहा था। मध्य एशिया में तुलुगमा युद्ध पद्धति का विकास हो चुका था, बारूद खाना और तोप खाने का विकास हो चुका था, ठीक है। युद्ध की पद्धति में बेहद ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन आ चुका था। पहले धीमी गति के युद्ध लड़े जाते थे, अब तेज गति से और द्रुत गति के युद्ध लड़े जाने लगे। तो उनका प्रयोग बाबर ने किया, बाबर को हर जगह सफलता मिली। तो सोचा जी भारत में चलते हैं। भारत में आया, पानीपत का पहला युद्ध लड़ा 21 अप्रैल 1526 को। तुलुगमा और तोपखाना पद्धति का प्रयोग करता है, बाबर जीत जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मध्य एशिया में सैन्य नीति व युद्ध तकनीक में परिवर्तन हुआ। लिखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुलुगमा युद्ध पद्धति, बारूद और तोप का प्रयोग युद्ध में, बारूद व तोपों का प्रयोग, ठीक है ना, लिख लो, युद्ध में बारूद और तोपों का प्रयोग। बाबर एक स्वयं साम्राज्यवादी नीति रखा करता था। बाबर की साम्राज्यवादी नीति, बाबर की साम्राज्यवादी नीति, ठीक है। चलिए, बाबरनामा क्या कहता है? बाबर भी कभी कभी कुछ मजाक कर देता है ना, बाबर ने भी मजाक किया। बाबरनामा में बाबर लिखता है, बाबरनामा उसकी तुर्की भाषा में लिखित आत्मकथा है, ये बात याद रखना, कि मेवाड़ के महान राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी के विरुद्ध बाबर को भारत आमंत्रित किया था। जब मेवाड़ का के राणा सांगा हुए बड़े प्रतापी वीर योद्धा थे, शरीर पर 80 घाव थे, इसीलिए कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें सैनिकों का भग्नावशेष कहा है। राणा सांगा को सत सत नमन करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ। बाबर कहता है कि इब्राहिम लोधी से मुकाबला करना था, राणा सांगा के पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने मुझे भारत आक्रमण के लिए बुलाया कि आओ और मेरी मदद करो। मेरे दोस्त, कितना सही है कितना नहीं है यह तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि समकालीन दूसरे ग्रंथों में हमें इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिलती। तो नंबर 7 लिखिएगा, बाबर ने बाबरनामा में लिखा है कि मेवाड़ की, भैया मैं चंदू जैन इस बात की बिल्कुल भी पुष्टि नहीं कर रहा हूं कि मेवाड़ के महान राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था। मैं बिल्कुल भी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, ये बाबरनामा में लिखा हुआ है, इसलिए लिखवा रहा हूं, ठीक है।
मेवाड़ के राणा सांगा ने राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर को भारत आमंत्रित किया। बाबर को भारत आमंत्रित किया। मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं, मैं इस बात की बिल्कुल भी पुष्टि नहीं कर रहा हूं। क्या बात क्लियर हो गई? ये बात ध्यान रखना, ठीक है। केवल और केवल इतिहास विषय का एक तथ्य जो है वह मैं आपको लिखा रहा हूं कि भाई हाँ, बाबरनामा नाम की किताब में इस तरह की जानकारी जो है वह मिलती है, ठीक है। चलिए, लिख लिया कि बाबर ने बाबरनामा में लिखा है कि मेवाड़ के महान राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध जो है वह बाबर को भारत आमंत्रित किया था। कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है उस संदर्भ में परिचर्चा नहीं की जा सकती है। केवल और केवल बाबरनामा में हमें इस तरह की जानकारी जो है वह मिलती है। चलिए, अब थोड़ी सी परिचर्चा करते हैं बाबर के बारे में। टॉपिक डालिए बाबर। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1526 में गद्दी पर बैठा, 1530 ईस्वी तक यह गद्दी पर रहता है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक बातें जो है वह आपके क्लियर हो गई होगी कि यह कौन भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है वह किस तरह से होती है।